चैप्टर 1 भारतीय संविधान प्रस्तावना मुख्य विशेषताएं तथा भारतीय संघ। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षा, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपने शक्तियाँ सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास की गई। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। संविधान का अर्थ। संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली क्रियान्वित होती है। यह वह आधारभूत कानून है जो सरकार के प्रमुख अंगों, उनके कार्यक्षेत्र एवं नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है तथा उनकी सीमाएं निर्धारित करता है। इस प्रकार संविधान देश के सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान अनुकूल न हो। प्रत्येक सरकार को संविधान में लिखित कानूनों के अनुरूप ही कार्य करना होता है, जिन्हें राज्य का बुनियादी कानून भी कहा जा सकता है। संविधान के यही कानून उन नियमों तथा विनियमों के स्रोत होते हैं जो देश का शासन चलाने के लिए बनाए जाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में संविधान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें शासन के संचालन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्ति सीमित होती है तथा उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाता है। इस व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। सरकार के कार्यकलापों पर ये सीमाएं संविधान के माध्यम से ही लगाई जाती हैं। संविधान को सरकार की शक्ति एवं सत्ता का स्रोत कहा जाता है। संविधान में यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ क्या हैं, वह क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांतियाँ या विवाद की संभावना कम से कम
रहे। संविधान में मुख्यतः दो बातों का समावेश होता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों तथा सरकार और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के कारण सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। यही कारण है कि संविधान किसी देश का अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उस उद्देश्य प्रस्तावना से है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान हैं। यह संविधान संपूर्ण भारतवर्ष को एक स्वतंत्रता और संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने तथा उसके भावी शासन प्रबंध के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करने का दृढ़ और पवित्र संकल्प लेती है जिसमें स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न भारत और उसके विभिन्न अंगों तथा शासन के अंगों की सत्ता का मूल स्रोत भारतीय जनता होगी, जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन करते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, उपासना, व्यवसाय, संगठन तथा कार्य की स्वतंत्रता सुरक्षित होती तथा जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजाति क्षेत्रों के दलित तथा अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिए समुचित साधन उपलब्ध होते होंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा उसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसे पारित किया ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। यदि हम इस प्रस्तावना का विश्लेषण करें तो पहली बात जो हमें इसमें आती है वह है हम भारत के लोग। इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्रस्तावना भारतवर्ष के लोगों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में घोषित करती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भारतीय जनता की संप्रभुता पर सदैव बल दिया था। इस संविधान का निर्माण एक ऐसी संविधान सभा ने किया था जिसे भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया था। प्रस्तावना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र हो। कुछ आलोचकों का यह मत है कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता के कारण भारत की इस स्थिति में कुछ कमजोर है, किंतु यह बात सच नहीं। कॉमनवेल्थ की मूल स्थिति में अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब यह विशुद्ध रूप से एक ऐच्छिक समुदाय है जिसके सदस्य स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य हैं। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में जब के.टी. शाह ने इसी परियोजना का एक प्रस्ताव रखा था तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर इसका जोरदार विरोध किया था कि संविधान के 2 अध्यायों मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में पहले से ही आर्थिक लोकतंत्र के सार तत्व की व्यवस्था कर दी गई है, तो फिर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसका भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ निकालें। इसी प्रकार संविधान सभा में यह सुझाव भी आया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का भी उल्लेख किया जाए, किंतु इसका भी यह कहकर विरोध किया गया कि इस शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, पर 1976 में देश के नेतृत्व में इसे प्रस्तावना में रखना उचित समझा। पंथ निरपेक्ष शब्द की जो व्याख्या भारतीय न्यायालयों में की गई है उसके अनुसार पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है तथा जहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए वही पंथ धर्मनिरपेक्षता है। लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होते हैं तथा जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि जहाँ विधि का शासन होगा तथा कोई भी स्वेच्छाचारिता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं। प्रस्तावना का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। न्याय का समान अर्थ यह है कि जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा सबको उनके उचित अधिकार प्राप्त हों। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान अवसर प्राप्त हो। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को भी आदर्श रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान इच्छानुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की छूट हो और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार का बाधित न हो। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख किया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी विघ्न बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। यद्यपि वैज्ञानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती है, तथापि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में
यह पद प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं दो प्रकार की हैं। कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं जो भारत के किसी पूर्व संविधान में नहीं पाई जाती हैं। अद्वितीय विशेषताएं। भारतीय जनता द्वारा निर्मित। इस संविधान का निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 1946 से 49 में एक संविधान सभा द्वारा किया गया। इससे पूर्व जितने भी संविधान इस देश में लागू हुए उन सब का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। जिस संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया है वह परोक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित की गई थी। ये विधानसभाएं स्वयं सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई थी। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य थे वे तो उसके शासकों द्वारा मनोनीत थे। इस सब के बावजूद संविधान सभा को जनता की प्रतिनिधि संस्था कहा जा सकता है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। विभिन्न संविधानों का प्रभाव। यह संविधान इस अर्थ में भी अद्वितीय है कि इसके निर्माण में विश्व के कई संविधानों का सहारा लिया गया। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समस्याओं पर अमेरिका राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का, आयरलैंड का आपातकालीन व्यवस्थाओं पर जर्मनी का, विधायिक शक्तियों के वितरण के कनाडा तथा संसदीय संस्थाओं पर ब्रिटेन का स्वभाव स्पष्ट दिखता है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से बहुत सी धाराएं ज्यों की त्यों ली थी। जनता की संप्रभुता। संविधान के अनुसार देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में सन्निहित है। इससे पूर्व के संविधानों में यह सत्ता ब्रिटिश संसद में सन्निहित थी। यहाँ तक कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को मान्यता प्राप्त थी। संप्रभुता का अंतर्निहित भाव यह है कि भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। गणराज्य। यह संविधान भारत में एक गणराज्य स्थापित करने की व्यवस्था करता है। इससे पूर्व ब्रिटेन का राजा यहाँ का राजाध्यक्ष होता था, जिसे यह पद आनुवंशिकता के आधार पर प्राप्त होता था। प्राचीन भारत के कई भागों में गणराज्य का अस्तित्व था। यह व्यवस्था लगभग 1000 वर्ष तक जारी रही, किंतु तत्कालीन संविधान निर्माण काल में भारत में कोई भाग ऐसा नहीं था जहां गणराज्य व्यवस्था प्रचलित हो। पंथ निरपेक्ष राज्य। यह संविधान भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य व्यवस्था करने का प्रबंध करता है। यद्यपि संविधान में कहीं भी पंथ निरपेक्षता की व्याख्या नहीं की गई है, तथापि संविधान के विभिन्न प्रावधानों से यह अद्भुत की जा सकती है। इसका प्रयोग धर्म पर आधारित भेदभाव का अभाव तथा सब धर्मों को समान सम्मान देने के रूप में किया गया। इससे पूर्व 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित एक विभाग की व्यवस्था की थी। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई।
राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, जिससे पूर्व किसी संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के उल्लेखित निर्देश पत्र राज्य की नीति के निदेशक तत्व जैसा प्रतीत होता है, तथापि दोनों के उद्देश्यों और लक्ष्यों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रथम वर्ग के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के नाम से संविधान के तीसरे अध्याय में सम्मिलित किया गया है, जबकि दूसरे वर्ग के अधिकारों को यह राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के नाम से चौथे अध्याय में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि जिन अधिकारों को चतुर्थ अध्याय में सम्मिलित किया गया उन्हें लागू करने में न्यायालय असमर्थ है, तथापि ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं तथा राज्य अर्थात भारत सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय संस्थाएं तथा भारतीय क्षेत्र में स्थित अथवा भारत सरकार के अधीन कोई भी सत्ता के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त देना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा। संविधान संघीय तथा राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों तथा संघीय और राज्यों की कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा करने की व्यवस्था करता है। इससे पूर्व किसी भी संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप शासन के दोनों अंग विधायिका तथा कार्यपालिका पूर्ण सावधानी से कार्य करते हैं तथा अपनी सत्ता का उपयोग स्वेच्छाचारितापूर्वक नहीं कर सकते। पूर्ण वयस्क मताधिकार। यह संविधान भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, जिससे पूर्व जितने संविधान थे उसमें सब में सीमित मताधिकार की व्यवस्था थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी, जिसमें सर्वाधिक लोगों को मताधिकार प्राप्त था, केवल 14% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। पश्चात लोकतांत्रिक देशों में भी कई दशकों तथा ऐसे अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं थे। इस दृष्टि से भारतीय संविधान का यह कदम क्रांतिकारी ही कहा जाएगा कि जिसने कलम की एक नोक से पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था स्थापित कर दी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इससे पूर्व भारत में अंग्रेजी को यह स्थान प्राप्त था। हिंदी के अतिरिक्त 17 अन्य भारतीय भाषाओं को संविधान क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम मिश्रण। इस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी है। इससे में पूर्व के किसी संविधान में संशोधन की किसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है, इसमें सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन संभव है। उदाहरणार्थ किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन करना, किंतु ऐसे संशोधनों को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसे संसद के दोनों सदनों में पारित करना होता है। संसद के सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता के साथ कुल राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पुष्टि आवश्यक होती है। उदाहरणार्थ जब कभी विधान की संघीय प्रकृति से संबद्ध कोई संशोधन करना हो तो इस प्रक्रिया का अवलंबन आवश्यक होता है। शेष सभी संसाधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं
उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया संविधान की दुष्णम नियति का प्रमाण है। अन्य विशेषताएं। विस्तृत संविधान। यह एक विस्तृत संविधान है जिसमें 396 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थीं। कालांतर में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई। इससे पूर्व 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भी सुविस्तृत था। उसमें 321 विभाग और 10 अनुसूचियां थीं। संसदीय लोकतंत्र। यह संविधान उस देश में पूर्ण संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इनके प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय राज्य व्यवस्था। यह संविधान इस देश में संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी संघीय प्रशासन प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था थी, तथापि उसके कट्टर विरोध के कारण, विशेषकर देशी रियासतों के असहयोग के कारण यह व्यवस्था लागू न की जा सकी। संविधान की व्यवस्थानुसार संघीय प्रणाली लागू होने के बावजूद कुछ आलोता इससे असंतुष्ट हैं क्योंकि इसमें केंद्रीकरण का पूर्ण बाहुल्य है। कुछ आलोचक तो यह तक कहते हैं कि इसे एक संघीय संविधान जिसमें कुछ एकात्मक प्रवृत्तियां विद्यमान हैं कहने की अपेक्षा एक एकात्मक संविधान जिसमें कुछ संघीय लक्षण विद्यमान हैं कहना अधिक उचित होगा। सकारात्मक कार्य। यह संविधान समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति में उत्थान करने के लिए कुछ ठोस सकारात्मक कार्यों जैसे विधानमंडलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण आदि की व्यवस्था करता है। इससे पूर्व 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम तथा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी इस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था विद्यमान थी। आपातकालीन प्रावधान। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा वित्तीय आपात की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात से हमारा अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित व्यवस्था से है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जब कभी राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण देश अथवा देश के किसी भाग में सुरक्षा को खतरा महसूस हो तो वह आपातकालीन काल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान का संघीय स्वरूप एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता से हमारा अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जब राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से ऐसी सूचना प्राप्त हो या फिर उसे यह विश्वास हो जाए कि उस राज्य में संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन संचालन में संभव नहीं है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की स्थापना की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय राज्यपालिका के अधीन तथा राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के अधीन हो जाती हैं। वित्तीय आपात से हमारा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राष्ट्र के किसी भाग में वित्तीय स्थिरता संकट में पड़ गई है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह हर राज्य को निर्देश दे सके कि किस प्रकार उसको अपने वित्तीय विषयों को संचालित करना है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि वह ऐसी अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती
कर सके, जिन्हें भारत की संचित निधि से वेतन भत्ता आदि प्राप्त होते हैं तथा जिनमें साधारणतया कटौती नहीं की जा सकती है।